आगे रावी और थाना की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और थाना भी अपनी नफरत को भूलकर रावी की तरफ प्यार से बढ़ने लगता है। तो रावी के दिल में भी थाना के लिए प्यार उभरने लगता है। लेकिन तभी इन दोनों के प्यार में ग्रहण लगाने के लिए ये मान रावी से मिलने के लिए उसके घर पर टपक पड़ता है और थाना के सामने ही रावी से चिपक चिपक कर बात करता है। तो थाना को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रावी पर इस बात पर भड़कता भी है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। आगे प्रिंग भी रावी और थाना के बीच में दूरियां लाने के लिए थाना के घर टपक पड़ती है। तो रावी उसे भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और थाना भी रावी को जेलस फील करवाने के लिए प्रिंग को अपने रूम में लेकर चला जाता है। तो प्रिंग कहती है, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तो दौड़ी दौड़ी तुमसे मिलने आ गई। और प्रिंग यहाँ पर फिर से थाना के दिमाग में रावी के खिलाफ जहर भरने लगती है। आगे थाना भी प्रिंग की बातों में आकर सबके सामने प्रिंग के साथ लंच करता है। तो दालिन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपने भाई को वार्न भी करती है। तो उसका भाई कहता है, प्रिंग मेरा हालचाल पूछने आई थी, अगर मैंने उसे डिनर के लिए पूछ लिया तो क्या हुआ। आगे प्रिंग तवान के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर तवान प्रिंग को भाव ही नहीं देती, उल्टा उससे रूडली बात करती है। तो प्रिंग इसका निशाना भी रावी पर ही साधती है और कहती है, कैसी माँ हो तुमने बच्चे को अच्छी परवरिश भी नहीं दी। तो रावी कहती है, मैंने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी परवरिश दी है और उसे मैंने ये भी सिखाया है, अगर कोई आपसे पंगा ले तो आप उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दो। तो प्रिंग को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बेशर्म की तरह वहाँ से नहीं जाती और थाना के साथ मजे से डिनर करती है। तो दालिन को बहुत ही गुस्सा आता है और दालिन अपने बातों के जाल से प्रिंग को इतना सुनाती है कि बेचारी प्रिंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ढीठ की तरह थाना के साथ डिनर करती है और वहाँ से नहीं निकलती। तो रावी को ही गुस्सा आ जाता है और वो खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो तवान और दालिन भी खाना नहीं खाते और वहाँ से चले जाते हैं, उन दोनों को अकेला छोड़कर। इधर ये मान थाना की कंपनी को बर्बाद करने के लिए रिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और रिसा भी इतनी भोली होती है कि वो ये मान की सैड लव स्टोरी सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाती है और उसे लगता है कि इस दुनिया में ये मान जैसा बेचारा और अच्छा पति तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ पैच देविका से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उससे एक चांस मांगता है। तो देविका कहती है, इस दुनिया में प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, तुम्हें पता है आज जो मेरी ये हालत है वो सिर्फ प्यार की वजह से है। तुम्हें पता है मैंने प्यार की वजह से क्या कुछ नहीं खोया है। मैंने जिस इंसान से प्यार किया था वो किसी और लड़की से प्यार करता था और उसने उस लड़की की वजह से अपनी जान दे दी और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। उस इंसान की वजह से आज तक मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं अपनी बेटी को अपना नहीं सकती क्योंकि मुझे समाज का डर लगता है। तो पेच जैसे ये सुनता है कि देविका की एक बेटी भी है, वो तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो देविका कहती है, अब तुम मेरी पूरी सच्चाई जानते हो ना, क्या तुम ये सब जानते हुए भी मुझे अपना पाओगे? नहीं ना, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ ये सब प्यार की वजह से है और मैं दोबारा इन सब में नहीं फंस सकती। और देविका ये कहकर रोने लगती है। तो पेच कहता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता देविका, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी एक बेटी भी है। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक बार अपने अतीत को छोड़कर अपने प्रेजेंट में मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर तो देखो, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और पेच इतने प्यार से देविका को समझाता है कि देविका को भी पेच की बातों पर यकीन हो जाता है और वो पेच का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ थाना के पापा को अपने बेटे और बहू की बढ़ती नजदीकियों को देखकर बहुत ही टेंशन होने लगती है। तो वो अपने बेटे को समझाते और कहते हैं, तुम मेरी बहू के साथ इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि उसकी और उसके कजन की एक दूसरे से नहीं बनती, फिर तुमने उसे मिलने के लिए घर पर क्यों बुलाया? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मेरी बहू को कितना बुरा लगा होगा। थाना अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत ही पछताना पड़ेगा। हमारे पास जो कीमती चीज होती है हम उसकी वैल्यू तब नहीं करते जब वो हमारे पास होती है, और जब वो हमारे पास से चली जाती है तब हमें उस चीज की वैल्यू पता चलती है। वही तुम्हारे साथ है थाना, तुम्हारे पास इतनी प्यारी और सुंदर वाइफ है जो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो जो तुम्हें बाद में पता चलेगा। और थाना के पापा थाना को समझाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो थाना को भी अपने पापा की बात सही लगती है और वो रावी से मिलने के लिए घर जाता है। तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि रावी 2-3 दिन के लिए कहीं जा रही है। तो थाना को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि रावी ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो बिना बताए वो कहीं कैसे जा
सकती है। तो थाना गुस्से से रावी के ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात प्रिंग से हो जाती है। तो प्रिंग इस मौके का फायदा उठाती है और वो थाना के दिमाग में ये भरती है कि रावी 2-3 दिन के लिए ये मान के साथ जा रही है ताकि वो उसके साथ गुलछर्रे उड़ा सके, और वो हमेशा ही ऐसा करती है। तो थाना जैसे ही प्रिंग के मुँह से रावी के बारे में ऐसी बातें सुनता है उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो गुस्से से रावी के पास जाता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाने जाओ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलोगी। तो रावी थाना को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, पर थाना उसकी बात ही नहीं सुनता, उल्टा उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और उसे गाड़ी में बिठा देता है और कहता है, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो रावी कहती है ठीक है। आगे रावी थाना को अपनी माँ के घर लेकर जाती है। तो रावी की मॉम थाना को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो रावी को कहती है, रावी तुम दामाद जी के साथ आ रही थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, ताकि मैं दामाद के स्वागत में कुछ तैयारियां कर लेती। तो बेचारी रावी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तो थाना कहता है, मॉम मैंने ही रावी को मना किया था कि आपको इस बारे में ना बताए क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। तो रावी की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है। तो रावी कहती है, मॉम आप ज्यादा खुश मत होइए, ये मुझे यहाँ पर छोड़ने आए थे, उसके बाद ये यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए आपको कोई भी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो थाना कहता है, मैं ऐसे कैसे चला जाऊंगा, जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो 2-3 दिन रुककर मैं यहाँ पर एंजॉय करूंगा फिर ही जाऊंगा। तो रावी की मॉम कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर लूंगी। वैसे भी रावी को जब भी टाइम मिलता है वो 2-3 दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए आ जाती है, इसी तरह मेरा मन बहल जाता है। आज तो मेरा दामाद भी आया है तो मैं ये मौका अपने हाथ से जाने कैसे दे सकती हूँ। फाइनली थाना को अकल आ जाती है कि उसने रावी पर गलत इल्जाम लगाया। रावी तो अपनी मॉम से मिलने के लिए आ रही थी, ना कि वो ये मान के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए जा रही थी। आगे उनकी नौकरानी उन दोनों को रूम में लेकर जाती है। तो थाना अपने किए की माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो रावी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए यहाँ पर आ रही हो। तो रावी कहती है, मैंने तुम्हें तभी बताने की बहुत कोशिश की, क्या तुमने मेरी बात सुनी, और अब माफी मांगकर क्या फायदा। तो थाना कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो रावी, ये मेरी ही गलती है, मैं किसी और की बातों में आकर तुम पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम इसी तरह मुंह फुलाए बैठी रहोगी तो मॉम को शक हो जाएगा कि हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। क्या तुम ये चाहती हो कि मॉम को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाए और वो ये जानकर उदास हो जाए? कम से कम उनके लिए मेरे साथ हंसी खुशी रहने का नाटक तो कर लो। तो रावी अपनी मॉम की वजह से थाना के साथ हंसी खुशी रहने का नाटक कर लेती है। आगे रावी अपनी मॉम के साथ डिनर रेडी कर रही होती है। तो रावी की मॉम रावी से पूछती है, तुम्हारे पति को क्या पसंद है, मैं उसी की पसंद का खाना बनाऊंगी। तो रावी को थाना के पसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो झूठ मूठ में ही कोई और खाना बता देती है। आगे वो लोग डिनर करने के लिए आते हैं। तो थाना सारे खाने को मजे से खा रहा होता है, बस एक खाने को छोड़कर, जिस खाने को रावी ने थाना का फेवरेट खाना बताया होता है। तो रावी की मॉम थाना को कहती है, बेटा तुम अपना फेवरेट खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो थाना जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और रावी भी इस बात को कवर करने के लिए थाना को जबरदस्ती वो खाना खिला देती है। तो थाना रावी को बताने की कोशिश करता है कि उसे उस खाने से एलर्जी है, पर रावी उसकी बात ही नहीं सुनती और उसे वो खाना खिला देती है। तो थाना भी रावी की वजह से उस खाने को खा लेता है। तो रावी की मॉम उन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे थाना बाहर में कुछ बातें सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर रावी की मॉम आती है और वो थाना को कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे और रावी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल, आखिरकार क्या बात है? तो थाना बातों ही बातों में प्रिंग के बारे में रावी की मॉम से पूछता है। तो रावी की मॉम, प्रिंग एक नंबर की चालाक लड़की है, उसने येमान को रावी से छीन लिया था। प्रिंग और येमान कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि रावी और येमान 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन प्रिंग इन दोनों के बीच में आकर इन दोनों के रिश्ते को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो थाना जैसे ही रावी की मॉम के मुंह से ये सुनता है कि प्रिंग एक नंबर की झूठी है और उसने प्रिंग के कहने पर ही रावी पर शक किया, तो उसे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे थाना को उस खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो रावी जब उसकी एलर्जी को देखती है तो वो कहती है, जब तुम्हें उस खाने से एलर्जी थी क्यों खाया? तो थाना कहता है, तुमने मॉम को बताया था कि वो खाना मेरा फेवरेट है, अगर मैंने वो खाना नहीं खाया होता तो मॉम को शक हो जाता कि हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मुझे खाना पड़ा। तो रावी को बहुत ही बुरा लगता है और रावी थाना की दवाई लगाती है और वो रावी के पास जाता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। और थाना अपने
अपने बदले को भी भूल कर रावी के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करने के सपने देखने लगता है। अगली सुबह थाना रावी के दिल के करीब जाने की कोशिश करता है और उसे कहता है मुझे बोटिंग करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रावी कहती है तुम्हें बोटिंग करनी आती भी है या नहीं? तो थाना कहता है हाँ मुझे आती है। आगे वो दोनों बोटिंग कर रहे होते हैं तो थाना कहता है हमें एक दूसरे के पसंद और नापसंद के बारे में जान लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम दोनों को प्रॉब्लम ना हो। तो रावी कहती है तुम सही कह रहे हो। आगे वो दोनों एक दूसरे के पसंद और नापसंद के बारे में जानने लगे। तो थाना रावी से पूछती है क्या तुमने ये शादी किसी बिजनेस डील की वजह से की थी या फिर तुम मुझसे प्यार करते थे? तो थाना कहता है मैं तुम्हें पसंद करता था इसलिए मैंने ये शादी की थी। तो रावी जैसे ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है। तो थाना रावी से पूछता है क्या तुमने मुझसे शादी प्रिंक से बदला लेने के लिए की थी? तो रावी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने प्रिंक को चिढ़ाने के लिए जरूर ये बात कही थी, लेकिन मैंने ये शादी प्रिंक को नीचा दिखाने के लिए नहीं की थी, बल्कि मैंने अपनी दिल की बात सुनी थी। मेरे दिल ने इस शादी के लिए मुझे परमिशन दी थी, इसलिए मैंने ये शादी की। तो थाना जैसे ये सुनता है तो वो बहुत ही खुश होता है और वो रावी को कहता है मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है? तो रावी कहती है यहाँ पर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो थाना कहता है हाँ। तो रावी कहती है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर किस कर सकते हो तो आकर कर लो। तो थाना रावी को किस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी बोट पलट जाती है और वो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो थाना कहीं गायब हो जाता है। तो रावी बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिरकार थाना कहाँ चला गया, कहीं वो डूब तो नहीं गया, क्योंकि थाना ने उसे बताया था कि उसे स्विमिंग करनी नहीं आती। तो रावी बहुत परेशान हो जाती है कि तभी उधर से थाना आता है और रावी को कस के पकड़ लेता है। तो रावी कहती है तुम्हें पता है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी, कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो? तो थाना ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो रावी को किस कर लेता है और यहाँ पर इन दोनों का रोमांस दिखाया जाता है। दूसरी तरफ ये मान थाना की कंपनी को बर्बाद करने के लिए एक और प्लान बनाता है और थाना की कंपनी को लेकर अफवाहें उड़ाने लगता है। जब दालिन को इस बारे में पता चलता है तो वो इस प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश करती है, पर वो लेडी उसकी बात ही नहीं सुनती। तो इसमें मान दालिन की हेल्प करता है और उस लेडी से बात करता है और कहता है मुझे पता है मेरे भाई ने तुम्हें ये सब करने को कहा है, अगर तुमने अंदर जाकर उन लोगों से माफी नहीं मांगी और इस अफवाहों को नहीं हटाया तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा तुम्हारी कंप्लेन करने के लिए, सोच लेना उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तो वो लेडी मान के कहने पर दालिन के पास जाती है और उसके पास इस मामले को सुलझाती है। तो दालिन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ ये मान को अपने छोटे भाई की करतूत के बारे में पता चलता है तो उसे अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से ये मान और उसके पापा मान को खूब डांटते हैं। पर मान पर उन लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि मान की नजरों में सच्चाई और ईमानदारी से ही काम करने का फायदा होता है और उसी से हमें तरक्की मिलती है। दूसरी तरफ ये मान जबरदस्ती अपने भाई को अपने साथ बिजनेस डील में अपने साथ साइट पर लेकर जाता है। तो मान का जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर अपने भाई की वजह से उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ दालिन अपने भाई की जगह पर उन लोगों से मीटिंग करने के लिए जाती है। तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो लड़का ये मान का छोटा भाई है और उसका बिजनेस राइवल भी। तो दालिन ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो मान उससे समझाने की कोशिश करता है, पर दालिन उसकी एक बात भी नहीं सुनती। इधर ये मान को जब दालिन और मान के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो मान को कहता है तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और दालिन के जरिए से थाना के बिजनेस के बारे में पता लगाना चाहिए ताकि इससे हमारे बिजनेस को फायदा हो सके। तो मान कहता है भाई मैं आपकी तरह नहीं गिर सकता, मैं बिजनेस के लिए किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकता, मेरे नजरों में दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ने की नियत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसी बात को लेकर दोनों भाई में लड़ाई हो जाती है और उसके पापा भी मान पर बहुत गुस्सा करते हैं। तो येमान के पापा येमान को कहते हैं मेरा छोटा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है, ये तो किसी काम के ही नहीं रहा। तो येमान कहता है पापा आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक ऐसा हुक्म का इक्का है जो हमें कभी भी निराश होने नहीं देगा और मैं उसका इस्तेमाल करके थाना की कंपनी को बर्बाद कर दूंगा।